नमस्कार, मैं जानकी पांडे, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला पंजाब। आज आपके सामने एक बार फिर लेकर के आ रही हूँ व्याकरण, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे कारक की परिभाषा व भेद। सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगी। मोहित पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोहित क्या है? संज्ञा, क्योंकि किसी भी वाक्य को बनाने में उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का प्रयोग होता है। तो मोहित व्यक्ति का नाम है, तो ये है संज्ञा। पुस्तक वस्तु है, तो ये भी क्या है? संज्ञा। पढ़ता है, पढ़ना, क्रिया। जितनी भी पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो पढ़ता है, ये क्रिया है। तो आप देखेंगे कि इस वाक्य में संज्ञा को क्रिया के साथ जो एक शब्द जोड़ रहा है वह है को। तो यही को शब्द क्या है? कारक। यही शब्द है कारक। दूसरा हम देखेंगे उदाहरण। मैं मां के लिए माला लाई। मैं सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम। मां, इसमें देखिए मां फिर क्या है? एक व्यक्ति है, तो मां क्या है? संज्ञा। माला भी एक वस्तु है। और लाई, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है लाई, कहने का मतलब है इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है, जो माला लाने की क्रिया हो रही है, वो हो रही है मां के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शब्द आ गया के लिए, जो क्या कर रहा है? संज्ञा को किसके साथ जोड़ रहा है? संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ रहा है। तो ये शब्द क्या हो गया? यही है कारक। तो अब देखिए कारक की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम में जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए, वही क्या है? कारक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। जो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। आपने ये याद रखना बेटे कि हर कारक की एक विभक्ति होगी, जिसे हम बोलते हैं परसर या चिन्ह। जैसे जब हम लोग मैथ्स वगैरह करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ्स करने के लिए क्या होता है कि अगर हमने प्लस करना है तो हमारे पास प्लस का साइन होता है। अगर हमने डिवाइड करना है, घटाना है, तो हमारे पास ये साइन होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए ये और डिवाइड के लिए ये हम साइन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कारक में भी क्या है कि हर कारक की अपनी क्या है? विभक्ति है, चिन्ह है, जिसे हम बोलेंगे विभक्ति या परसर। जो सबसे पहला कारक है बच्चों, वो कारक है कर्ता कारक, और इसका जो चिन्ह है वो है ने। कहने का मतलब है जब भी हम कर्ता कारक का वाक्य बनाएंगे तो उसमें ने शब्द आएगा। पहला, जैसे मैंने आपको उदाहरण यहाँ पे दिया है कि माँ ने खाना बनाया। जो खाना बनाने की क्रिया हुई वो किसके द्वारा हुई? माँ के द्वारा हुई। लेकिन कर्ता कारक में क्या होता है कि कई बार विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता। तो वो मतलब क्या कारण होगा उसका, मैं आपको समझाती हूँ कि आपने ये याद रखना है कि जब भी भूतकाल होगा, भूतकाल में जब हमारा पास्ट होगा, जो क्रिया हो चुकी होगी, भूतकाल में ही हमने हमेशा ने का प्रयोग करना है। अगर हम इसे वर्तमान काल में रखेंगे, जैसे माँ खाना बना रही है, माँ खाना बनाएगी, तो इस विभक्ति का प्रयोग तब हम नहीं करेंगे। ठीक है कि कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होगा, वर्तमान और भविष्य काल में उसका प्रयोग नहीं होगा। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म, कर्ता मीन्स करने वाला, जो उसका काम था। अब कर्म कारक मीन्स उसने क्या काम किया, जिस पे उसके काम का क्रिया का फल पड़ेगा, वो कर्म कारक है। और इसकी विभक्ति है को। इसका जो चिन्ह है वो है को। रोहन सेब को काट रहा है। यहाँ पे रोहन ने जो क्रिया की, जो काटने की क्रिया की, वो क्या है? सेब को। उसका जो कर्म का फल किसके ऊपर पड़ रहा है?
सेब को। तो ये है कर्म कारक। जो कारक का तीसरा भेद है वो है करण कारक। और यहाँ पे करण का अर्थ है साधन जिसके द्वारा क्रिया की जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है और मेरे लिखने का साधन क्या है, ये चौक। मैं चौक के द्वारा लिख रही हूँ ना। तो यहाँ पे करण कारक, इसकी विभक्ति क्या है, से और के द्वारा। जो यहाँ पे से है ये साधन आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए उदाहरण, माली पाइप से पानी दे रहा है। जो माली का जो पानी देने की क्रिया है, पानी देना एक क्रिया हो गई, तो उसका जो साधन था वो क्या है, पाइप। ठीक है, तो माली पानी से, यहाँ पे से क्या है, कारक, करण कारक। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, मैं बस के द्वारा दिल्ली गया। मैं दिल्ली जाने की जो मैंने क्रिया की, जो मेरा साधन था वो क्या थी, बस। तो यहाँ पे हम के द्वारा, कहने का मतलब है जो साधन है वो किसके अंदर आएगा, करण कारक के अंदर वो साधन आएगा। नेक्स्ट कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, या वाक्य में जिसके लिए हम जिसको कुछ देंगे या जिसके लिए हम कोई भी क्रिया करेंगे। ठीक है, और इसकी जो विभक्ति है वो है के लिए और को। और यहाँ पे जो को का भाव होगा वो होगा देने वाला भाव। अब आप कहेंगे कि दीदी को कारक तो यहाँ पे भी है और को कारक यहाँ पे भी है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि संप्रदान कारक में जो को का प्रयोग होगा वो देने वाले भाव में होगा। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको और ज्यादा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रीमा माँ के लिए साड़ी लाई। रीमा संज्ञा है, माँ भी संज्ञा है, और जो उसने साड़ी लाने की क्रिया की वो किसके लिए की, माँ के लिए। कहने का मतलब जिसके लिए क्रिया हुई। तो यहाँ पे के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। दूसरा आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, उदाहरण, बच्चे को फल दो। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, और देने का भाव है ना कि हमने जो फल देना है वो किसको देना है, बच्चे को देना है। तो ये क्या है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट कारक है अपादान कारक, और इसकी विभक्ति है से। लेकिन यहाँ पे से क्या होगा, एक तो अलग होने वाला भाव होगा और एक डरने वाला भाव होगा। कहने का मतलब जो से वाले वाक्य होंगे अपादान वाले कारक, तो उसमें जो से का प्रयोग होगा या तो डरने के लिए या अलग होने के लिए। उदाहरण देखेंगे हम लोग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो गिर रहे मीन्स अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट है जो डरने वाला भाव है, मुझे सांप से डर लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो से का प्रयोग है वो कौन सा भाव दे रहा है, डरने वाला भाव दे रहा है। तो अपादान कारक में जो से का प्रयोग होगा चिन्ह का, वो अलग होने वाला होगा या डरने वाला होगा, जबकि करण कारक में क्या था, से किसके रूप में प्रयोग होगा, साधन के रूप में। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध, जैसे कि आपको पता है कि संबंध का अर्थ है रिलेशन। तो इसमें क्या है कि वाक्य में जब एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ पता चलेगा तो वो क्या होगा, संबंध कारक। और इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। अब आप उदाहरण देखेंगे, यह मेरा घर है। यह सर्वनाम, यह मेरा घर है, तो मेरा संबंध किसके साथ है, घर के साथ। तो रा, यह मेरा घर है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, वह रोहन की कार है। कहने का मतलब है जो रोहन संज्ञा है और यहाँ पे कार ही क्या है, संज्ञा है। तो दोनों का आपस में संबंध है कि रोहन का संबंध किसके साथ है, कार के साथ। तो ये क्या है, संबंध कारक। जो सातवां हमारा कारक है वह है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक की आपकी विभक्ति है में और पर। आप उदाहरण देखिएगा बच्चे, कबूतर छत पर बैठा है। अब
अधिकरण का अर्थ है क्रिया जहां पर होगी, जो क्रिया का आधार है। जैसे कबूतर छत पर बैठा है, तो इसके जो क्रिया, जो बैठने का आधार है वो क्या है? छत। वो छत पे बैठा हुआ है तो उसका आधार है। ठीक है। नेक्स्ट है बगीचे में फूल खिले हैं। तो जो फूल खिले हैं वो किस जगह पे खिले हैं? वो खिले हैं बगीचे में। तो अधिकरण कारक, जैसे आप सब घर में बैठे हैं, तो आपके बैठने की जो क्रिया हो रही है उसका जो स्थान है, जो आधार है वो घर है। वो हमें अधिकरण कारक में पता चलता है। जो लास्ट कारक है वो है संबोधन कारक। जैसा आपको नाम से ही देख रहे हो आप, संबोधन, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना। ठीक है। तो इसकी जो विभक्ति है हे, अरे, ओ, वाक्य में जिसको बुलाया जाए। इसकी जब परिभाषा देखेंगे तो वाक्य में जब हम किसी को बुलाते हैं, और आपने ये देखा होगा जो यहाँ पे चिन्ह मैंने बनाया हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है ना यहाँ पे, ये है संबोधन चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। प्रश्न, इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और यहाँ पे ये है संबोधन चिन्ह। तो आप उदाहरण देखिएगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आप यहाँ पे देखो मैं किसको संबोधित हो रही हूँ, किससे मैं बात कर रही हूँ कि हे प्रभु, मैं भगवान की बात कर रही हूँ, प्रभु की। तो जिसको भी हम संबोधित करेंगे उसके बाद हम ये संबोधन चिन्ह लगाएंगे, रक्षा करो। अरे लड़कों यहाँ आओ। यहाँ पे मैं किसको संबोधित हो रही हूँ? लड़कों को, कि अरे लड़कों। तो लड़कों के बाद क्या लगेगा? ये संबोधन चिन्ह लगेगा, यहाँ आओ। तो आज आप सब देखेंगे बेटे कि हमने कारक की परिभाषा और उसके भेद किए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग है व्याकरण का। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।